वेलकम बैक एनी फैंस, स्वागत है आप लोगों का। ब्लीच के पार्ट 8 में मैंने सोचा था कि मैं ब्लीच को एपिसोड वाइज कंटिन्यू करूंगा, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स को चाहिए एक ही वीडियो में 3-4 एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन। तो आप लोगों की खुशी के लिए मैंने अपना मन बदल लिया और अब से ब्लीच सिर्फ पार्ट में ही आएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पिछले सीजन को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फिलहाल अब सीजन 3 शुरू हो गया है, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं सीजन 3 के पहले पार्ट को। इस सीजन के स्टार्टिंग में हम सोल सोसाइटी के नाइट व्यू को देखते हैं, जहाँ पर ओरिहिमे और इचिदा तेजी से रुकिया की डायरेक्शन में भाग रहे थे। और तभी रास्ते में उनके सामने एक सोलीपर आ जाता है जिसने पी रखी थी। इस सोलीपर को देखकर ये दोनों घबरा जाते हैं। तभी ये नशेरी पूछता है कि ये दोनों किस स्क्वाड के हैं, जिस पे ये दोनों बोलते हैं कि ये दोनों स्क्वाड 11 के हैं। और ये नशेरी भी स्क्वाड 11 का था। और ये नशेरी ये देखकर हैरान था कि इन दोनों के पास उनकी जान पक तो नहीं थी, क्योंकि स्क्वाड 11 के मेंबर्स तो लड़ाई में माहिर होते हैं और वो हर समय अपना जान पक तो अपने पास रखते हैं। लेकिन इन दोनों के पास अपनी जान पक तो नहीं थी। तो वो इन दोनों से पूछता है कि इन्होंने अपनी जान पक तो अपने पास क्यों नहीं रखी। और वो ओरिहिमे के कपड़े को पकड़ लेता है। तभी वो देखता है कि ओरिहिमे के कपड़े पर स्क्वाड 12 का सिंबल बना हुआ था। लेकिन इस नशेरी ने इतनी पी रखी थी कि वो इस बात पर ध्यान ही नहीं देता और वो इन दोनों को ज्ञान देने लगता है। तभी कुछ सोलीपर्स आके इस नशेरी के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। ये देखकर ओरिहिमे इनका शुक्रिया अदा करती है। और फिर एक सोलीपर बोलता है कि उसे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो सभी एक ही स्क्वाड के हैं और ये सभी सोलीपर्स स्क्वाड 12 के थे। लेकिन इचिदा को यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था और वो सोचता है कि ये सोलीपर्स भला अपना काम धाम छोड़ के इस समय उनकी मदद क्यों कर रहे हैं। और भले ही सोलीपर ने पी रखी थी, लेकिन उसने जो बातें कही थी वो बिल्कुल सही थी, क्योंकि हर सोलीपर्स के पास जान पक तो होना ही चाहिए। और तभी वो समझ जाता है कि ये सब एक साजिश है और वो जल्दी से ओरिहिमे को भागने को बोलता है। लेकिन इससे पहले ओरिहिमे कुछ समझ पाती तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और इस धमाके में ज्यादातर सोलीपर्स मारे जाते हैं। और ये धमाका करने वाला और कोई नहीं बल्कि स्क्वाड 12 का कैप्टन मायोरी कुरोत्सुशी होता है। और मायोरी ने अपने स्क्वाड के मेंबर्स को मोहरा बनाया था ताकि वो इचिदा और ओरिहिमे को अपने जाल में फंसा सके। लेकिन ओरिहिमे ने एन मौके पर अपने शील्ड को एक्टिव कर दिया था, जिससे इन तीनों की जान बच गई थी। और जैसे इस नशेरी को होश आता है, वो अपने सामने ओरिहिमे को रोता हुआ देखता है। और तभी उसे याद आता है कि ओरिहिमे ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई थी। और ओरिहिमे की रोने का कारण यही था कि वो किसी को अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकती थी। और पल भर में उसके सामने कई सारे लोग मारे गए। और मायूरी ओरिहिमे की टेक्निक देखकर बहुत इम्प्रेस था और वो ओरिहिमे से पूछता है क्या ओरिहिमे उसकी रिसर्च सब्जेक्ट बनेगी। और ये सब देखकर इचिदा भी बहुत सीरियस हो जाता है और वो मायूरी से गुस्से से बोलता है कि आखिर वो कैसा इंसान है, उसने अपने फायदे के लिए अपने स्क्वाड के मेंबर्स को ही मार डाला। लेकिन कैप्टन मायूरी इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता और वो ओरिहिमे से बोलता है कि वो ओरिहिमे का बहुत ध्यान रखेगा। वो हर रोज 8 टाइम्स ओरिहिमे को दवाई देगा और हर रोज 5 टाइम्स मैकेनिकल एक्सपेरिमेंट करेगा। और इन सब प्रोसेस के बाद हो सकता है ओरिहिमे मर भी जाए। और ये सब सुनकर इचिदा पूरा भड़क जाता है और अपने एरो को निकाल लेता है। और मायूरी भी इचिदा के तीर कमान को देखकर समझ जाता है कि वो एक क्विंसी है। और फिर वो इचिदा से कहता है कि क्विंसी इस टाइम में लगभग ना के बराबर है। लेकिन मायूरी को क्विंसी पर कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही क्विंसीज पर अपना रिसर्च कर लिया है। ये सुनकर इचिदा कुछ समझ नहीं पाता और फिर मायूरी बोलता है तुम सब घुसपैठिया यहाँ पर बिना परमिशन के घुस आए, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि सोल सोसाइटी में 13 सबसे खतरनाक लोग हैं जो इतने पावरफुल हैं कि तुम जैसे घुसपैठिया उनके पावर का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और शायद तुम्हें उन 13 लोगों का नाम तक नहीं पता होगा। और फिर मायूरी अपनी तगड़ी स्पिरिचुअल प्रेशर को रिलीज करता है, जिसे सेंस करके इचिदा भी घबरा जाता है। और फिर मायूरी बोलता है उन 13 लोगों में से मैं हूँ स्क्वाड 12 का कैप्टन मायूरी कुरोत्सुशी। और फिर इचिदा ओरिहिमे को जल्दी से यहाँ से भागने को बोलता है, लेकिन ओरिहिमे इचिदा को यहाँ अकेले नहीं छोड़ना चाहती। तो फिर इचिदा उस नशेरी सोलीपर से बोलता है कि वो ओरिहिमे को यहाँ से किसी सेफ जगह में ले जाए। और वो नशेरी ओरिहिमे को यहाँ से जोर जबरदस्ती ले जाता है। ये देखकर मायूरी अपने मैकेनिकल हाथ को ओरिहिमे के पीछे लगा देता है, लेकिन इचिदा अपने एरो से उस मैकेनिकल हाथ को डिस्ट्रॉय कर देता है। और वो मायूरी से कहता है शायद तुम्हें उस लड़की के पीछे पड़ने के बजाय मुझसे बात करनी चाहिए। दूसरी तरफ हमें इस नशेरी का नाम पता चलता है और इसका नाम होता है माकीजो अमाराकी। और माकीजो ओरिहिमे को जोर जबरदस्ती लेकर जा रहा था, तो ओरिहिमे उससे पीछा छुड़वाने के लिए माकीजो के गले पर काट देती है। और अब माकीजो के पास कोई भी छाड़ा नहीं था, तो वो ओरिहिमे को बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ मायूरी का हाथ डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन वो एक इंजेक्शन की हेल्प से अपने हाथ को फिर से रीजनरेट कर लेता है। और वो इचिदा से कहता है कि अब उसका दिमाग खराब हो चुका है, क्योंकि
थोड़ी ही में उससे दूर भाग चुकी है और अब इचिडा उसके हाथों से नहीं बचेगा। और अब इचिडा अपने एरो को मायूरी की तरफ टांगता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान था कि मायूरी की जो लेफ्टिनेंट नेमो थी वो अपने जगह से थोड़ा भी नहीं हिल रही थी, जबकि इचिडा ने उसके ऊपर अपना एरो भी टांग दिया था। और फिर उसे लगता है कि शायद नेमो लड़ने में माहिर नहीं है, तो वो मायूरी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मायूरी इस अटैक से बच जाता है। और फिर मायूरी इचिडा से कहता है कि वो इचिडा के साथ लड़ते हुए अपना बिल्कुल भी समय नहीं गवा सकता, तो उसे इस लड़ाई को जल्दी खत्म करना होगा। और फिर मायूरी अपने जान पट्टों को निकाल लेता है, जो काफी अजीब था, और उसके जान पट्टों से कुछ पॉइजन भी निकल रहा था। और वो इचिडा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और इचिडा भी लड़ने के लिए रेडी होता है। और तभी नेमो आके इचिडा को नीचे गिरा देती है और इस मौके का फायदा उठाकर मायूरी इन दोनों पर ही अटैक कर देता है, जिससे ये दोनों ही बहुत घायल हो जाते हैं। इचिडा ये देखकर हैरान था कि मायूरी इतना गिरा हुआ इंसान है कि उसने अपने फायदे के लिए अपने साथी को भी नहीं छोड़ा। और फिर मायूरी नेमो को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है, क्योंकि वो इचिडा को मारने की बहुत ज्यादा करीब था, लेकिन नेमो ने सब खराब कर दिया। ये सब देखकर इचिडा मायूरी को गुस्से से बोलता है कि वो अपने साथी को ही ऐसे क्यों मार रहा है। इसके रिप्लाई में मायूरी कहता है कि उसे नेमो की इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि नेमो कोई इंसान नहीं है, बल्कि मायूरी का ही बनाया हुआ एक आर्टिफिशियल मास्टरपीस है। और क्योंकि नेमो को मायूरी ने बनाया है, तो वो मायूरी के साथ जो भी करे ये उसकी मर्जी है। ये सुनकर इचिडा बहुत हैरान होता है। तभी इचिडा नोटिस करता है कि वो अपने लेफ्ट हाथ को नहीं हिला पा रहा, और ये देखकर मायूरी कहता है कि इचिडा को अब समझ आया कि ये सब उसकी जान पट्टों के कारण हुआ। उसकी जान पट्टों की यही खासियत है कि वो अपने जान पट्टों से जिस बॉडी पार्ट में कट लगाए वो बॉडी पार्ट पैरालाइज हो जाता है, और वो फिर से अपने जान पट्टों को इचिडा के हाथ पर घुसा देता है, जिससे इचिडा को बहुत दर्द होता है। और फिर वो नेमो को बुलाता है, लेकिन नेमो तो बेहोश हो चुकी थी। और ये देखकर मायूरी को लगता है कि नेमो अब किसी काम की नहीं रही, तो वो नेमो को अपने जान पट्टों से मारने ही वाला होता है, लेकिन इचिडा उसे ऐसा करने के लिए मना करता है। ये देखकर मायूरी कहता है कि क्वींसीस सच में बहुत बेकार होते हैं, उनकी दया की वजह से ही वो मारे जाते हैं। जब मायूरी रिसर्च टीम का हेड था, तब उसने बहुत सारी क्वींसीस पर अपना रिसर्च किया था, लेकिन वो सभी क्वींसीस बेकार के थे। और फिर हमें एक सच्चाई के बारे में पता चलता है कि इचिडा के दादाजी को मारने वाला कैप्टन मायूरी ही था। और फिर वो बोलता है उसके पास जो आखिरी क्वींसी था वो एक बुढ़ा आदमी था। वो बुढ़ा हर समय अपने पोते का नाम लेते रहता था, और मायूरी के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से वो बुढ़ा आदमी मारा गया। और फिर मायूरी इचिडा को उस बुढ़े इंसान का पिक्चर देता है, जो देखकर इचिडा के होश उड़ जाते हैं। और मायूरी को उस बुढ़े के पोते का नाम याद नहीं आ रहा था, और ये देखकर इचिडा पूरा भड़क जाता है और अपने तगड़े टेरिफाइंग स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करके मायूरी से कहता है उस बुढ़े के पोते का नाम क्या था? क्या मैं तुम्हें बताऊं? उसका नाम था ओरोयो इचिडा, और वो बुढ़ा आदमी मेरा दादाजी था, और उनका नाम सोकेन इचिडा था। और मुझे खुशी है कि ओरी ही में यहाँ पर नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें एक दर्दनाक मौत देने वाला हूँ। और इचिडा को देखकर मायूरी भी हैरान होता है। और फिर इचिडा अपने हाथ को ठीक करने लगता है, और ये देखकर मायूरी समझ जाता है कि इचिडा रानसो टेनगाई टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, जो सिर्फ क्वींसीस ही कर सकते हैं। इस टेक्निक से कई सारे स्पिरिचुअल धागे पैरालाइज हाथों के साथ जुड़ जाते हैं, और पैरालाइज हाथ को इन धागों की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। और इस टेक्निक को जो भी यूज करता है वो अपने काफी स्पिरिचुअल एनर्जी खो देता है, और इस टेक्निक को यूज करना कोई आम बात नहीं है। तो ये देखकर मायूरी को लगता है कि इचिडा एक जीनियस क्वींसी है, लेकिन इचिडा इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता। और तभी इचिडा को उसके फादर के साथ एक फ्लैशबैक याद आता है। इचिडा के फादर जो क्वींसीस से बहुत नफरत करते थे, और वो इचिडा को एक क्वींसी बनने के बजाय एक सोलिपर बनने को बोलता है, क्योंकि सोलिपर कम्युनिटी में बहुत पैसा होता है। और हम इचिडा के दादाजी का फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर वो इचिडा को समझाते हैं कि इचिडा के फादर बहुत सही कह रहे थे, सच में क्वींसीस के पास कोई भी पैसा नहीं होता, उनके लिए अपना फैमिली का गुजारा करना ही बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इचिडा एक क्वींसी बनना चाह रहा था, तो वो अपने दादाजी से बोलता है कि वो अपने फादर को एक दिन साबित करके दिखाएगा क्वींसीस बेकार नहीं होते। फिर हमें और एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर इचिडा के दादाजी इचिडा को एक बॉक्स देते हैं। असलियत में इस बॉक्स में एक क्वींसी ग्लव होता है, और इस ग्लव में हद से ज्यादा पावर होता है। लेकिन इस पावर को हासिल करने के लिए इचिडा को इस ग्लव को पहन के लगातार 7 दिन और 7 रात इस ग्लव के साथ ट्रेनिंग करना होगा। इसके बाद ही वो इस पावर को यूज कर पाएगा। लेकिन इचिडा अगर इस ग्लव को एक बार पहन ले तो वो इससे उतार नहीं सकता। अगर वो इस ग्लव को उतार देगा तो वो अपनी सारी क्वींसी पावर को खो देगा। लेकिन इस ग्लव को उतारने के बाद कुछ समय के लिए इचिडा को क्वींसी की असली पावर मिलेगी। और प्रेजेंट में मायूरी को इचिडा पर दिलचस्पी बढ़ रही थी, और इचिडा बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है, और वो अपने दादाजी से माफी मांग के अपने ग्लव को
को उतार देता है और अचानक उसके अंदर से एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही तेजी से बाहर निकलने लगता है। और ये देखकर मायूरी भी हैरान होता है। और तभी हम देखते हैं इचिदा का ड्रेस पूरा चेंज हो चुका था और उसके राइट साइड में एक स्पिरिचुअल पंख बन गया था। मायूरी ये देखकर हैरान था कि आखिर इचिदा का स्पिरिचुअल प्रेशर इतनी जल्दी इतना हाई कैसे हो गया और उसका ड्रेस भी अचानक चेंज हो गया। तभी मायूरी नोटिस करता है कि इचिदा अपने राइट पंख में आसपास के चीजों को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिससे वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। और फिर इचिदा अपने एक अलग एरो को रेडी करने लगता है और ये देखकर मायूरी भागने की कोशिश करता है, लेकिन इचिदा अचानक उसके सामने आके एक ही शॉट में मायूरी को ढेर कर देता है। और फिर इचिदा मायूरी से कहता है उसकी भलाई इसी में है कि वो हार मान ले, नहीं तो अगला एरो जो इचिदा फेंकेगा वो इससे 3 गुना ज्यादा ताकतवर होगा। और हम मायूरी को देखते हैं जिसका लेफ्ट हाथ पूरा कट चुका था और वो इचिदा से बोलता है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि मायूरी ने अभी तक तो अपनी असली पावर दिखाई ही नहीं। और फिर मायूरी अपने जानपक्टो को निकाल के उसके सेकेंड फॉर्म यानी बांखाई को रिलीज करता है और फिर उसका जानपक्टो अपना शेप लेने लगता है। ये देखकर इचिदा समझ नहीं पाता कि ये बांखाई आखिर है क्या। और फिर मायूरी का जानपक्टो एक कैटरपिलर का रूप ले लेता है और फिर ये अपने मुंह से बहुत सारे पॉइजन इचिदा की तरफ निकालता है और इचिदा भी काउंटर अटैक के लिए रेडी होता है। और मायूरी जोर जोर से हंस के बोलता है कि अब इचिदा की मौत तो निश्चित है और उसे अफसोस है कि वो इचिदा के बॉडी के साथ कोई भी रिसर्च नहीं कर पाएगा। और फिर ये कैटरपिलर इचिदा को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इचिदा अपने एरो के अटैक से एक ही झटके में उस कैटरपिलर को 20 में से 2 हिस्सों में छेड़ देता है और इस अटैक से मायूरी तक भी नहीं बच पाता। मतलब ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था। मतलब मुझे पता है इचिदा पावरफुल है, लेकिन इस हद तक पावरफुल है ये मुझे नहीं पता था। और अब मायूरी मरने के कगार पर था, लेकिन वो अपने जानपक्टो को अपने गले पर घुसा लेता है और फिर वो एक लिक्विड में बदल जाता है। और वो इचिदा से बोलता है तुम बहुत करीब थे क्वींसी। ये देखकर इचिदा अपने एरो को निकालता है, लेकिन मायूरी बोलता है कि अटैक करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मायूरी जब तक इस रूप में है वो उसे छू भी नहीं सकता और मायूरी खुद इस रूप में लड़ाई भी नहीं कर सकता। और वो फिर से रिकवर होने के लिए अपने बेस पर जाने वाला है, लेकिन इचिदा के शरीर पर मायूरी का जहर फैल गया है, तो कुछ ही समय में वो उसके जहर की वजह से मारा जाएगा। और वो ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। तभी सही में इचिदा के शरीर पर जहर का असर होने लगता है, लेकिन तभी नेमो इचिदा को इस पॉइजन का एंटीडोट देती है और इसे पीकर इचिदा ठीक हो जाएगा। और क्योंकि नेमो कैप्टन मायूरी का ही रिसर्च सब्जेक्ट है, तो इस जहर का नेमो के शरीर पर कोई भी असर नहीं होगा। और फिर इचिदा उस एंटीडोट को पी जाता है और वो नेमो से कहता है कि वो भला ऐसे इंसान के साथ क्यों काम कर रही है जो उसकी परवाह ही नहीं करता। और वो इसके बाद नेमो को थैंक्स बोलकर यहाँ से चला जाता है और फिर वो रुकिया की डायरेक्शन में जाने लगता है। और जाते जाते उसे एहसास होता है कि वो बहुत कमजोर हो चुका है, क्योंकि वो धीरे धीरे अपने क्विंसी पावर को खो रहा था और वो जैसे तैसे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर तक पहुंच जाता है। लेकिन ऊपर पहले से ही इचिदा की दावत के लिए कैप्टन टोशिन खड़ा था और वो इचिदा से बोलता है कि अब वो चाहकर भी इचिदा को जिंदा नहीं छोड़ सकता। और वो सीधा अपने जानपक्टो को रिलीज कर देता है, जिससे रियल वर्ल्ड ब्लैक एंड व्हाइट वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इचिदा की हालत पहले से ही खराब थी और अब उसके सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो चुकी थी। और फिर इचिदा सदमे से ही बेहोश हो जाता है और ये देखकर कैप्टन टोशिन कहता है मुझे माफ करना रियोका, यही अंत है इस बेमतलब की लड़ाई का। अब से तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, अब तुम सो जाओ। दूसरी तरफ हम इचिगो और योरोइची को देखते हैं, जहाँ पर योरोइची बोलती है कि किसी भी सोलिपर को बांखाई सीखने में करीब 10 साल का समय लग जाता है, लेकिन वो इचिगो को ऐसी टेक्निक सिखाएगी कि वो सिर्फ 3 दिनों में ही बांखाई सीख जाएगा। और फिर योरोइची एक डॉल निकालती है और इस डॉल की हेल्प से इचिगो अपने जानपक्टो के साथ ट्रेनिंग कर पाएगा, क्योंकि बांखाई को सीखने के लिए उसे अपने जानपक्टो के असली फॉर्म को ह्यूमन वर्ल्ड में ट्रांसफर करना होगा। और ऐसा करने के लिए उसे अपने जानपक्टो को इस डॉल में घुसाना होगा और जांगेत्सु सिर्फ 3 दिनों के लिए रियल वर्ल्ड में आ जाएगा। और फिर इचिगो अपने जानपक्टो को उस पुतले के अंदर घुसा देता है, जिससे जांगेत्सु रियल वर्ल्ड में आ जाता है। और जांगेत्सु बिना वक्त गवाए अपने हाथ को जमीन पर रखता है, जिससे आसपास बहुत सारे जानपक्टो समन हो जाते हैं। और फिर जांगेत्सु इचिगो से बोलता है कि इस सभी जानपक्टो में से उसका असली फॉर्म एक ही है और इचिगो को इन सभी जानपक्टो में से उसके असली जानपक्टो को ढूंढना होगा, वो भी जांगेत्सु के साथ लड़ते हुए। और अगर इचिगो उसके जानपक्टो को ढूंढने में नाकाम रहा तो जांगेत्सु बिना हमदर्दी दिखाए इचिगो को मार देगा। दूसरी तरफ स्क्वाड 4 में कैप्टन युकिटाके ने एक लेटर भेजा था, जिसमें वो घायल घुसपैठियों को भी ट्रीटमेंट करने को बोलते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम स्क्वाड 4 की कैप्टन रेत्सु उनोहाना को देखते हैं, जो हानातारो की पनिशमेंट के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि हानातारो ने रुकिया को बचाने का जुर्म किया है। लेकिन उनोहाना को लगता है कि हानातारो ने कोई गलत काम नहीं किया, तो वो हानातारो की पनिशमेंट को कम करने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ जेल में रेंजी रुकिया के साथ अपने बचपन को याद करता है और
और अब वो कैप्टन ब्याकुया कुचिकी पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो जेल को तोड़ के यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ कीरा जेल में बैठकर खुद को ही डोज दे रहा था क्योंकि उसने बिना सोचे समझे मोमो पर अटैक कर दिया था। तभी वहाँ पर कैप्टन गिन आता है और कीरा को अपने साथ चलने को बोलता है। दूसरी तरफ इचिगो की ट्रेनिंग में मार खा के फट रही थी और हिरोइची उसे बार बार खड़ा होने के लिए बोल रही थी, लेकिन इचिगो खड़ा नहीं हो पाता। तो ये देखकर जांगेत्सु बोलता है अगर ये खुद खड़ा हो नहीं पाया तो मैं इसे घसीट के खड़ा कर दूंगा, उसे जल्दी बांखाई सीखना ही होगा। दूसरी तरफ माकिजो जो ओरीहिमे को लेकर लगातार भाग रहा था, तभी उसके सामने छुटकू याशिरो आ जाती है जो माकिजो से पूछती है कि वो आखिर इस लड़की को उठा के जा कहाँ रहे हैं। याशिरो को सामने देखकर माकिजो झूठ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन याशिरो जानती थी कि ओरीहिमे इचिगो की फ्रेंड है और अब याशिरो भी इचिगो की दोस्त है, तो ओरीहिमे भी उसकी दोस्ती हुई, तो इसलिए याशिरो उसे खतरे में नहीं डालेगी। तो वो इन्हें अपने बेसमेंट में ले जाती है और यहाँ पर सभी स्क्वाड 11 के मेंबर्स होते हैं और साथ में केनपाची जराकी भी होता है। और केनपाची ओरीहिमे से बोलता है कि ओरीहिमे को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, इचिगो फिलहाल जिंदा है, क्योंकि केनपाची उसके स्पिरिचुअल प्रेशर को सेंस कर सकता है और इचिगो बहुत ही तेजी से पावरफुल बनता जा रहा है। और केनपाची डिसाइड करता है कि वो ओरीहिमे की मदद करेगा इचिगो को ढूंढने के लिए, और जब इचिगो मिल जाएगा केनपाची उसके साथ फिर से लड़ेगा। दूसरी तरफ हम इचिदा को देखते हैं और जैसे ही वो होश में आता है वो खुद को एक जेल में पाता है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तभी उसके सामने एक मम्मी टाइप का आदमी आता है, जिसे देखकर इचिदा डर जाता है और ये गांजो होता है। और यहाँ पर गांजो ही नहीं बल्कि सादो भी था और ये तीनों ये देखकर हैरान थे कि ये सभी कैप्टन भला इनके जैसे घुसपैठियों को इतनी ट्रीटमेंट करके उन्हें अभी तक जिंदा क्यों रख रहे हैं। और फिर ये तीनों ओरीहिमे के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन सादो कहता है कि अगर इन कैप्टन्स ने इन्हें अभी तक सेफ रखा है तो ओरीहिमे भी सेफ ही होगी और शायद ये कैप्टन्स इनसे पूछताछ करेंगे। दूसरी तरफ इचिगो हर एक जानपक्टो को उठाता है, लेकिन जांगेत्सु उस जानपक्टो को तोड़ के इचिगो को घायल कर देता है, जिससे इचिगो की हालत खराब हो जाती है। और फिर जांगेत्सु बोलता है कि ये सभी जानपक्टो इचिगो के शरीर के एक एक पीस हैं, लेकिन इचिगो को उसके शरीर के मेन पार्ट को ढूंढना होगा, यानी उसके असली जानपक्टो को। और जब तक वो उसे नहीं ढूंढ पाएगा वो बांखाई वर्ड को यूज भी नहीं कर सकता। और इचिगो फिर से एक जानपक्टो को उठा के लड़ने के लिए रेडी होता है। और दूसरी तरफ मोमो आइजेन के भेजे हुए लेटर को पकड़ के उसे याद करने लगती है।